आ जाओ। अभी कोई नहीं लिखेगा। देखो, मुंडी अटक गया है, रात को गलत सो रही लगता है। तो स्टार्ट करें? स्टार्ट तो कर चुके हैं सर, अब क्या कीजिएगा। देख लो, हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे ना, और बहुत दिन से हम लोग ये देखना चाह रहे थे कि इसका फीचर्स क्या है। वेक्टर का एक फीचर्स क्या होता है? वेक्टर यानी कि जीन टैक्सी, ठीक है। जिस टैक्सी में हमको जो डीएनए निकाले हैं, एक सेल से जो डीएनए निकाले थे, उस डीएनए को क्या बोलते हैं हम लोग? डिजायर्ड डीएनए। क्या? डिजायर्ड डीएनए। उस डीएनए को किसी टैक्सी पे बैठा करके ले जाना है किसके पास? होस्ट के पास, है ना। तो वो हम लोग देख रहे हैं कि वो जो टैक्सी है, उस टैक्सी का क्या क्या फीचर्स होना चाहिए, है ना, कि क्या क्या उसके पास फीचर्स होगा, तब डिजायर्ड डीएनए बोलेगा कि हम तुम्हारे पास बैठेंगे। टैक्सी तो बहुत सारे आते जाते रहते हैं रास्ते में, लेकिन हमारा जिसमें मन होता है उसी में बैठते हैं ना। जिसमें देखते हैं भीड़ है उसमें बैठते हैं क्या? नहीं। जो खाली है, जल्दी चलेगा, जिसमें अभी गर्मी का टाइम है तो एसी लगा होगा, उसमें चढ़ेंगे हम। पैसा तो सेम देना है, ठीक है। तो वो टैक्सी का क्या क्या फीचर्स होता है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। सबसे पहला फीचर कि उस टैक्सी के पास ओराई साइट होना चाहिए। कैसा साइट? ओराई साइट। ओराई साइट का फुल फॉर्म होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, है ना। यानी कि वो वेक्टर के पास, यानी जो टैक्सी है उसके पास एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहां से वो रेप्लिकेशन कर सकता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि हम लोग में प्रोकैरियोट्स में एंड यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में डीएनए कैसा होता है? सर्कुलर या लीनियर? सर्कुलर होता है। वेरी गुड। और यूकैरियोट्स में कैसा डीएनए होता है? लीनियर होता है ना। तो जब तुम लोग रेप्लिकेशन मैम से पढ़े होगे, ठीक है, तो मैम बताई होगी तुम लोग को कि सबसे पहले अगर रेप्लिकेशन हम लोग करने जाते हैं किसी डीएनए में, तो उससे पहले एक पॉइंट ढूंढते हैं जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, है ना।
जहां से बोलेगा कि जैसे कि हम लोग याद करो ट्रांसक्रिप्शन पढ़े थे, तो एक सेगमेंट था जहां पे ट्रांसक्रिप्शन होता था, प्रोमोटर साइट था जहां पे आरएनए पॉलीमरेज बुलाता था चॉकलेट देकर के सिग्मा फैक्टर, आओ आओ यहीं से ट्रांसक्रिप्शन करना है और यहीं तक करना है। तो एक इनिशिएशन पॉइंट मिलना चाहिए ना। मान लिया जाए कि कोई आया, अब ये पूरा का पूरा डीएनए 2.2 मीटर लंबा होता है ना। क्या पूरा डीएनए का रेप्लिकेशन होता है एक बार में? नहीं, सेगमेंट सेगमेंट होता है, एक बार में पूरा नहीं होता है। तो जो आएगा, जो एंजाइम इसको रेप्लिकेशन करने के लिए, उसको तो एक पॉइंट चाहिए ना बाबू, कि हाथ पकड़ के कि सुनो ना तुमको यहीं से यहीं तक रेप्लिकेशन करना है, बस उसको दिखाने के लिए होना चाहिए। तो कोई भी इनिशिएशन पॉइंट होना चाहिए ना उसके पास। तो इसी इनिशिएशन पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओराइज साइट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ओराइज साइट, यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। नाम ही में छुपा हुआ है, देखो ना, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से रेप्लिकेशन मेरा स्टार्ट होगा उसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से होता क्या है, क्या इसका बेनिफिट है? टैक्सी में अगर ये लगा हुआ है कहीं पे, मतलब समझ लो ये एसी है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, तो इसका क्या क्या फीचर्स है टैक्सी में, वो देख रहे हैं हम लोग। सबसे पहला हम लोग बात करते हैं सीक्वेंस, इसको छोड़ो, इससे आते हैं सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन इज स्टार्ट। बोल सकते हैं वो सीक्वेंस जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, इसीलिए तो नाम है इसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, पहला। दूसरा, हाई कॉपी नंबर विथ वेक्टर, यहां से क्या होगा कि कॉपी नंबर जितना हाई हो जाएगा, जैसे जहां से रेप्लिकेशन तुम स्टार्ट करवाओगे, यानी कि पॉइंट है तुम्हारे पास रेप्लिकेशन करने के लिए, इसका मतलब तुम रेप्लिकेट कर सकते हो अगर ये है तो क्या है, दूसरा है कि कॉपी नंबर हाई हो जाएगा, जब तुम रेप्लिकेशन में घुसोगे ये तुम्हारे पास पॉइंट रहेगा, तुम रेप्लिकेट करते जाओगे, तो वेक्टर के साथ तुम्हारा क्या होगा, कॉपी नंबर हाई होना है। दूसरा, कॉपी नंबर को कंट्रोल करेगा, कैसे? देखो, मान लीजिए कि ये तुम्हारा एक पॉइंट था जहां पे मेरा रेप्लिकेशन अब स्टार्ट होगा, है ना। हम ये पॉइंट दिए उसको, जिसको बोलते हैं रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब सपोज करो इसको हम लोग हटा दिए, इसको हटा दिए, अब कोई एंजाइम जाके रेप्लिकेशन करेगा क्या? क्योंकि उसके पास क्या खत्म हो गया, ओरिजिन ऑफ, इसी के थ्रू जाता था और उसका रेप्लिकेशन करता था। अब इसी को हम लोग हटा दिए वहां से, तो रेप्लिकेशन होगा? नहीं होगा, है ना। तो यानी कि इसके पास ये तुम्हारा एबिलिटी है कि कॉपी नंबर को क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। जब मन करेगा तब रेप्लिकेशन करवाएगा, जब नहीं मन करेगा हट जाएगा उससे। तो क्या होगा, कॉपी नंबर कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं हमको 4 ही बनाना है, तो 4 तक अलाउ करेगा, 4 तक यहां रहेगा, 4 के बाद क्या हो जाएगा, ओरिजिन रेप्लिकेशन खत्म हो गया वहां से, तो रेप्लिकेशन अब बंद, मशीन बंद। जैसे एक पॉइंट है, जस्ट सपोज करो कि इसको एक और तरीके से समझ सकते हो तुम लोग, जैसे कोई मशीन है बाबू, बहुत बड़ा मशीन है ना, उसका एक स्टार्ट पॉइंट होता है, जो बटन को हम लोग स्टार्ट करते तो पूरा का पूरा मशीन स्टार्ट हो जाता है, समझ रहे हो। जैसे मान लीजिए कि इसे एसी, फैन, लाइट, किसी एक हम स्विच से जोड़ दें, उस स्विच को ऑन करेंगे तो फैन भी चलेगा, एसी भी चलेगा और लाइट भी चलेगा, एक ही स्विच से। तो जस्ट लाइक ए स्विच है, ये क्या है, स्विच है। ये स्विच रहेगा तो रेप्लिकेशन होगा, और अगर ये स्विच नहीं रहेगा तो रेप्लिकेशन नहीं होगा, ठीक है। दूसरा क्या किया, कॉपी नंबर को कंट्रोल किया। अगला, इसके पास होता है आरओपी, इसको उल्टा पढ़ते हैं हम लोग, प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि रेप्लिकेशन करने में तुमको प्रोटीन का जरूरत होगा। कैसे होगा, कोई समझा सकता है कि किसी भी रेप्लिकेशन को करने के लिए तुमको एक प्रोटीन का जरूरत पड़ता है? कोई समझा सकता है इसको? तुम लोग तो रेप्लिकेशन पढ़े हुए हो, समझाओ। कौन सा प्रोटीन का बात कर रहे हैं हम यहां पे? अरे बाबू,
कोई भी रेप्लिकेशन होता था तो याद करो उसमें 3 एंजाइम का जरूरत पड़ता था। कितना एंजाइम? 3 एंजाइम। कौन कौन सा ये भी तो बता दो। सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन टोपोआइसोमरेज और हेलिकेज जो इसको तोड़ेगा। तो कोई भी एंजाइम का जरूरत पड़ता है अगर रेप्लिकेशन में, तो तुम लोग को यह बताए थे कि एंजाइम एक क्या है? प्रोटीन है ना। सारे एंजाइम क्या है? प्रोटीनेसियस होते हैं। केवल एक दो एक्सेप्शन है, जैसे कि राइबोजाइम जो कि किससे बना हुआ है? आरएनए से बना हुआ है। किससे? आरएनए से। बाकी जितना भी तुम्हारा एंजाइम है सब कैसा है? प्रोटीन का बना हुआ है। कैसे? ये लिख लो कहीं कॉपी में, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनेसियस एक्सेप्ट राइबोजाइम एंड सम इटीसी। कुछ थोड़ा सा एक दो, ठीक है, एक्सेप्ट लिख लेना राइबोजाइम, और लिखो कॉपी के ऊपर में जो ऐसे लाइन छोड़ा होता है भगवान वाला उसमें कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनेसियस एक्सेप्ट राइबोजाइम। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनेसियस इन नेचर। All enzymes are proteinaceous in nature except राइबोजाइम। और राइबोजाइम कैसा नेचर है? आरएनए का बना हुआ है। कैसे? मेड फ्रॉम आरएनए। तो समझो अब तुम लोग लिख लिए। फिर कॉपी के नीचे लिख रही तुम लोग। हम कहां लिखने बोले थे ताकि हमेशा याद रहे? नहीं, वहां भी नहीं लिखना है ये सब पॉइंट। अगर कोई ऐसा पॉइंट मिलता है कि बीच में उसके बारे में पता चले, चैप्टर के बीच में या चैप्टर खत्म होने के बाद पता चले कि ये पॉइंट हमको नहीं मालूम था और अभी मालूम चला, तो उस पॉइंट को कॉपी के ऊपर लिखा करो। ठीक है, वो डायरेक्ट हिट करता है और वो हमेशा याद रहता है। हम तो मैक्सिमम पॉइंट वही लिखा करते थे ताकि कॉपी पलटते थे तो वही दिखता था हमको, और वो जो इंपॉर्टेंट होता था पॉइंट हमको सीधा दिखता था ऊपर में, तो याद रह जाता था। वो एक तरीका बता रहे बस तुम लोग को, बाकी तुम लोग का मर्जी। ठीक है, देखो नेक्स्ट। तो हम बता रहे थे कि रेप्लिकेशन में बहुत सारे तुम्हारे एंजाइम का जरूरत पड़ता है। दूसरा पॉलीमरेज एंजाइम भी होता है। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो था तुम्हारा, जिससे हम लोग तोड़ के एनर्जी भी लेते थे और सबस्ट्रेट की तरह भी यूज करते थे उसको, तो वो भी क्या है तुम्हारा? प्रोटीनेसियस है। यानी कि इतना सारा किसका जरूरत पड़ रहा है हमको रेप्लिकेशन में? प्रोटीन का। इनडायरेक्टली किसका? प्रोटीन का। जो एंजाइम है वो प्रोटीन ही तो है, और बिना एंजाइम का रेप्लिकेशन होगा क्या? नहीं होगा। तो इनडायरेक्टली हमको किसका जरूरत है? प्रोटीन का। तो वही इसके पास क्या होना चाहिए? प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन। कोड्स फॉर, ये तुम्हारा जो ओराई साइट होता है कोड्स करता है किसके लिए? प्रोटीन के लिए। किसके लिए? फॉर रेप्लिकेशन। समझे? समझे? ओराई साइट का क्या क्या काम हुआ? सबसे पहला वो सीक्वेंस है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। दूसरा, ये हाई कॉपी नंबर बना सकता है वेक्टर के साथ, है ना। अगर वेक्टर में रहेगा तो वेक्टर को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है ये। दूसरा, कंट्रोल कर सकता है उसका कॉपी नंबर को कि नहीं नहीं 4 ही कॉपी बनाना है, अब हम हट जाएंगे अगर तुम ज्यादा बनाएगा तो। ठीक है, अगला क्या होता है? जो रेप्लिकेशन में जरूरत है प्रोटीन को, उस प्रोटीन को क्या करता है? ये कोड करता है, और उसका क्या नाम है? प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन, है ना। चलो लिखो, आगे बढ़े। ये समझ आया? पहला फीचर, फीचर नंबर 1 इसका किसका? क्लोनिंग वेक्टर का, जीन टैक्सी का हम लोग पढ़ रहे थे ना। अब आते हैं हम लोग फीचर नंबर 2, रिस्ट्रिक्शन साइट, है ना। तो रिस्ट्रिक्शन साइट्स जो होता है बाबू, वो क्या होता है कि हम बताए थे कि मान लिया जाए कि ये तुम्हारा वेक्टर है। क्या है? वेक्टर है।
अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है उसको दिखना चाहिए क्या, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ये जहां देखेगा वहां जाके क्या कर देगा, काट देगा। क्या करेगा, काट देगा। ठीक है। अब किसी वेक्टर में सपोज करो कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। सपोज करो हिंद 2 के लिए है। ठीक है। अब अगर कोई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आता है यहां पे, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आया, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का दोनों काम होता है, पहला तो डीएनए को भी कट करना और दूसरा वेक्टर को भी कट करना। जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, हम वो लाइन लिखवाएंगे आगे जब हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे तो वो लाइन लिखवाएंगे कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वेक्टर को काटता है वही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किसको, डीएनए को भी काटता है, ताकि दोनों में क्या बन जाए, स्टिकी एंड बन जाए और तुम्हारे वेक्टर से जो डिजायर डीएनए हम लोग निकाले हैं वो आके इजीली क्या हो जाए, अटैच हो जाए। ठीक है। तो सबसे पहले वेक्टर इस तरह से होता है, सर्कुलर होता है। ठीक है। अब क्या करना है तुमको, यहां पे किसी एक जगह पे इस डिजायर डीएनए को आके क्या करना है, जोड़ना है। तो पहले इतना काट के बाहर करना होगा, कहीं से सेगमेंट को कहीं से काट के तो बाहर करना होगा ना, तभी तो वहां जोड़ोगी तुम डिजायर डीएनए को। अब सपोज करो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काटने आ रहा है वेक्टर को, उसके लिए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कितने जगह पे है, 4 जगह पे है। तो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आएगा वो एक जगह पे काटेगा या चारों जगह पे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को थोड़ी ना पता है कि तुमको एक जगह पे जोड़ना है, ये आदमी नहीं है बाबू। ठीक है। क्या है, एंजाइम है, इसको दिमाग नहीं है कुछ, है ना। बस इसमें जो फीट है इसको एक ही चीज पता है कि जहां पैलिंड्रोमिक हम देखेंगे वहां क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है। तो कितने जगह पे देखा ये, 4 जगह पे। तो 1 2 3 4, देखो ऐसे काट देगा तो ऐसे बन जाएगा। अब तुम्हारे पास डीएनए कितना है, एक ही डिजायर डीएनए है ना। अब तुम यहां तुमको जोड़ करके गोल रस्सी भी बनाना है। ऐसा नहीं कि सर यहां जोड़ दिए टूटा हुआ रहने दीजिए, हमको मतलब नहीं है, नहीं, जोड़ के तुमको कैसा बनाना है, पूरा सर्कुलर बनाना है। तो अब तुम एक डीएनए को या तो तुम यहां जोड़ोगी, या तो तुम यहां जोड़ोगी, या तो यहां, या तो यहां, किसी एक जगह ही जोड़ सकते हो तुम, किसी एक जगह ही तो जोड़ सकते हो। बाकी 3 जगह होगा क्या, खुला का खुला रह जाएगा ना। तो ये तुम्हारा पॉसिबल नहीं होगा, यानी कि ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मतलब ये वेक्टर काम नहीं करेगा, हमारा जीन टैक्सी नहीं है ये। मतलब इसमें डीएनए बैठेगा नहीं, बोलेगा तुम में बैठेंगे कहीं गिरा देगा। तुम्हारे पास ना खिड़की है ना दरवाजा है, कुछ नहीं है, टेम्पू का ऊपर वाला भी खुला है। ठीक है। बोलेगा कहीं भी गिर जाएंगे हम, तो बोलेगा तुम में हम नहीं बैठेंगे। अब किस में बैठेगा देखते हैं। किस में बैठेगा, ऑब्वियसली जिसके पास पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का नंबर कितना होगा, 1 होगा। देखो यहां पे, यहां हिंद 2 है, एक सीक्वेंस है ना। अब इसको सपोज करो ये कट करता है तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। और हमारे पास जो डिजायर डीएनए है वो यहां तैयार है। अगर डिजायर डीएनए आएगा यहां पे और यहां पे बाइंड कर जाएगा, बाइंड करने के बाद तुम्हारा जो फिगर बनेगा हमारा, देखो ऐसे, और ये ऐसे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, है ना। देखो तो कंप्लीट बन गया एक डिजायर डीएनए डालने से, यानी डीएनए बैठ भी गया
और कंप्लीट भी हो गया उसका वेक्टर का पूरा सर्कल, यानी कि खुश हो गया। चलो ये मतलब तुम्हारा क्या है, पॉसिबल है, इसमें हम बैठ करके जा सकते हैं, उसमें सारा दरवाजा खिड़की सब लगा हुआ है टैक्सी में, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते बाबू, एनसीईआरटी एक लाइन लिखता है कि फ्यू प्रीफरेबल सिंगल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट्स, यानी कि वो प्रीफर करेगा जो तुम्हारा सिंगल होगा, यानी किसी भी वेक्टर में सिंगल प्रीफरेबल रिस्ट्रिक्शन क्या होना चाहिए, साइट होना चाहिए। समझ रहे हो, जिसमें क्या करेगा, डिजायर डीएनए बैठेगा। इसमें बैठ पाएगा क्या, नहीं, इसमें तुम्हारा बैठ पाएगा आराम से, क्योंकि एक ही साइट है, यहां से काटेंगे एक ही जगह पे है, एक ही जगह खाली है, वहां डिजायर डीएनए को क्या करेंगे, डाल देंगे हम लोग, बन गया अब तुम्हारा वेक्टर के साथ ऐड हो गया। चलो लिखो इसको, फोटो बना के ये तुम बनाओगे ताकि तुमको समझ में आए कि क्यों सिंगल प्रीफरेबल साइट चाहिए। आगे बढ़े, हुआ, चलो ये समझ में आ गया होगा सेकंड पॉइंट। अब हम लोग फीचर नंबर 3 पे जाते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग सेलेक्टेबल क्या, मार्कर। तो इसमें बोलते हैं कि वेक्टर्स requires selectable marker। अभी समझाएंगे ये सेलेक्टेबल मार्कर है क्या। फॉर आइडेंटिफाइंग एंड eliminating transformants and no transformants। एग्जाम्पल क्लोराम्फेनिकॉल, एम्पिसिलिन, कानामाइसिन, ETC सेलेक्टेबल मार्कर फॉर E. coli। देखो हम लोग फीचर नंबर 3 पे जा रहे हैं ना वेक्टर का। पहला फीचर क्या दिखे थे, ओराई साइट, दूसरा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट है ना, कैसा होना चाहिए, और तीसरा क्या है तुम्हारा सेलेक्टेबल मार्कर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा वेक्टर में ये इंपॉर्टेंट है। पहला तो ओराई साइट था और दूसरा क्या है, सेलेक्टेबल मार्कर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें यह बताता है कि किसी भी वेक्टर के पास सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, ठीक है, जिससे हम लोग पता कर पाए कि ये वेक्टर जो है, जब हम लोग ये होस्ट के पास जाएगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, डिजायर डीएनए को कहां ला रहे हैं, होस्ट में डाल रहे हैं ना। तो ये पता करने के लिए कि ये जो तुम्हारा डिजायर डीएनए है, ये वेक्टर के साथ मिल करके ये वाला जो हम लोग बनाए थे, ये तुम्हारा इसमें घुसा है या
नहीं घुसा है। ये कैसे पता चलेगा? सेलेक्टेबल मार्कर से। और वो सेलेक्टेबल मार्कर किस में होना चाहिए? वेक्टर में। किस में? वेक्टर में होना चाहिए ना। क्योंकि देखो, मान लीजिए हम लोग एक लाल कपड़ा बांध के यहां भेज दे इसको, वेक्टर को क्या करे, लाल कपड़ा बांध के भेज दिए। अब कोई घर है बहुत सारा, एक जगह पे बहुत सारा घर है। अब सपोज करो एक घर में कोई असेंबल चल रहा है, मान लिया जाए कि कई मीटिंग चल रहा है। अब हम बोले हैं कि हमारा जो बच्चा होगा, मान लीजिए वहां बहुत सारे कोचिंग के बच्चे आए हैं, एक हॉल है उसमें बहुत सारे कोचिंग के बच्चे आए। अब हम यहां बोल दे तुम लोग को कि तुम लोग का ड्रेस कोड जो रहेगा लाल कैप रहेगा, क्या रहेगा? रेड कैप, है ना। तुम लोग जब जाओगे वहां पे तो रेड कैप पहनकर जाओगे उस असेंबली में जहां पे मीटिंग चल रहा है, उस हॉल में। तो अगर तुम लोग वो रेड कैप पहन के वहां जाओगे तो अगर हम वहां रहेंगे तो तुम लोग को इजीली पहचान लेंगे कि नहीं, कि जो जो रेड कैप पहना है वो हमारा बच्चा है? इजीली पहचानेंगे या नहीं? और अगर कोई बच्चा नहीं भी आया होगा तो पहचान लेंगे, क्योंकि वो बच्चा नहीं आया है, क्योंकि एक रेड कैप जो है वो कम है। रेड कैप यहां पता रहेगा ना हमको कि 50 बच्चे यहां से भेज रहे हैं, और वहां हम काउंट करेंगे कि कितने बच्चे हैं, 49 है, यानी कि एक बच्चा मिसिंग है जो हमारा बच्चा था वहां पे जो भेजे थे जिसको हम। तो ये जो रेड कैप तुम लोग को पहना करके भेजे हैं वहां पे, ठीक है, उस भीड़ में, इसको बोलते हैं हम लोग सेलेक्टेबल मार्कर। क्या बोलते हैं? सेलेक्टेबल मार्कर। इससे हम लोग ये पता करते हैं बाबू कि वो जो जीन हम लोग जो भेजे थे उस गाड़ी को उसके घर में होस्ट में ले जाने के लिए, वो घुसा है कि नहीं घुसा है, मतलब वो मीटिंग में गया कि नहीं गया है, इससे पता चल जाएगा। तो वो क्या होता है कि किसके पास ये कैरेक्टर होना चाहिए, लाल कैप कौन पहना होना चाहिए, ये वेक्टर। तभी तो ये समझ लो तुम हो, तुम लोग, और ये मीटिंग हॉल है, ठीक है। अब यहां से रेड कैप पहन के तुम लोग जा रहे हो, तो यहां हम रहेंगे तो पहचान लेंगे, अच्छा अच्छा आ गया मेरा बच्चा लोग, है ना। और मान लिया अगर यहां नहीं पहुंचा तुम लोग, तो यहां रेड कैप दिखेगा क्या हमको? किसी का नहीं दिखेगा। तो पता चल जाएगा कि हमारा बच्चा लोग एक भी नहीं आया है। तो वो जो रेड कैप था वो क्या था? तुम्हारा सेलेक्टेबल मार्कर था, जिससे हम लोग को आसानी होगा कि हम जो जीन को घुसाना चाहते थे इस होस्ट में वो घुसा है कि नहीं घुसा है, ठीक है। तो वही बोलता है वेक्टर रिक्वायर्स सेलेक्टेबल मार्कर फॉर आइडेंटिफाइंग एंड इलिमिनेटिंग ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। जैसे इलिमिनेट करना और आइडेंटिफाई करना, मतलब अगर ये होस्ट है, सब कुछ करो ऐसे ही समझते, मीटिंग वाला में हमको तुम लोग से मतलब है, किसी और बच्चे को हम लोग क्या ही मतलब है दूसरा कोचिंग से। अगर तुम लोग वहां नहीं जाते हो तो मेरा वहां रहना वर्थ इट है कि नहीं? नहीं है। क्यों रहेंगे? हम तुम लोग के लिए वहां गए थे ना। और हमारा बच्चा यहाँ कोचिंग से अगर नहीं जाता है तो हम उस मीटिंग में नहीं रहेंगे, क्योंकि हमको कोई मतलब नहीं है। उसी तरह से होस्ट का है, अगर इस होस्ट में ये वाला वेक्टर घुसा होगा तो अब इस होस्ट से हमको मतलब है, और अगर इसमें नहीं घुसा होगा तो इस होस्ट से मतलब है क्या हमको? नहीं। क्यों मतलब है? ये अपना रह खा रहा है, जी रहा है, हमको इससे मतलब नहीं है। अगर ये घुसा पाए इसमें और ये घुस गया तब इस होस्ट को हम लोग बहुत मानेंगे कि चलो इसको हमको ध्यान देना, क्योंकि इससे हमको फिर दवाई बनाना है ना, जो हम लोग बाल लंबा वाला दवाई बना रहे हैं, तो इससे मतलब रहेगा। तो इसकी बोलते हैं कि आइडेंटिफाई करेंगे या तो फिर इलिमिनेट करेंगे। अगर नहीं घुसा होगा तो इलिमिनेट कर देंगे। किसको? ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, है ना। इसका एग्जाम्पल है बाबू क्लोराइम फेनिकोल होता है, एम्पिसिलिन होता है, कानामाइसिन होता है। ये सब क्या होता है ना कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है। उसमें होता क्या है कि मान लिया जाए कि बैक्टीरिया के पास कुछ अपना सेल्फ डिफेंस होता है, ठीक है। अगर वेक्टर क्लोराइम फेनिकोल अगर लेके आता है, इसके पास क्या है? क्लोराइम फेनिकोल का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। तो अगर मान लीजिए कि बैक्टीरिया, सपोज करो, क्लोराइम फेनिकोल कहां देते हैं हम लोग बताओ? क्लोराइम फेनिकोल एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम दवा है जो बुखार में, सर दर्द में, या फिर तुम्हारा बॉडी पेन किसी भी तरह का उसमें देते हैं। जैसा कि तुम्हारा पैरासीटामोल, वो भी क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, उससे दर्द भी ठीक होता है
बुखार भी ठीक होता है, ठीक है, किसी भी तरह का पेन वोन वगैरह साइड इफेक्ट अगर थोड़ा बहुत रहा तो वो भी ठीक होता है। तो ये क्या है, मान लिया जाए कि तुम्हारे अंदर जो बैक्टीरिया है, जो उसको कोलेराइन फेनिकोल से वो थेथर हो गया, क्या हो गया, थेथर हो गया। मतलब बताए थे रेजिस्टेंस, बताए थे तुम लोगों कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का मतलब थेथर हो जाना। मतलब तुम दवा खाओगे पैरासीटामोल लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम बचपन से पैरासीटामोल खाते आए हो। तो बैक्टीरिया लोग बोलेगा इतना दिन से खा रहा है पैरासीटामोल, हम लोग मर जा रहे हैं बार बार, चलो कुछ करते हैं हम लोग, है ना। तो क्या किया, पैरासीटामोल के अगेंस्ट में अपना एक कवच बना लिया। अब पैरासीटामोल आता है तो बैक्टीरिया को कुछ नहीं कर पाता है। तो वो तुम्हारा क्या है कि इसी तरह से यहां पे क्या है, होस्ट के पास अगर इसके पास कोई रेजिस्टेंस जीन रहा, किसका, क्लोराम फेनिकोल का। अब ये बैक्टीरिया के पास आया, अब बैक्टीरिया के पास जैसे ही आया, बैक्टीरिया यानी कि होस्ट, अब इसको मान ली क्लोराम फेनिकोल देंगे तो इससे असर पड़ेगा इसको, क्या नहीं पड़ेगा। समझो बात को, थोड़ा सा टफ है ये समझना, लेकिन फिर भी कोशिश करो समझने का। चलो पैरासीटामोल हम लोग उठाए, पैरासीटामोल रेजिस्टेंस जीन है इस वेक्टर के पास, क्या है, पैरासीटामोल का रेजिस्टेंस जीन है। जीन है ये तुम्हारा कैरी कर रहा है, कौन कर रहा है, वेक्टर। अभी इसमें इस बैक्टीरिया में घुस गया, घुस गया, ये वाला जीन लेकर के कहां घुस गया, ये होस्ट में। अब हम लोग को पता करना है कि इस बैक्टीरिया में तुम्हारा वो वाला जीन, ये जो हम लोग लाए थे वेक्टर, ये घुसा है कि नहीं घुसा है, ये पता करेंगे। तो इसको क्या देंगे हम लोग, पैरासीटामोल खिला देंगे, इस बैक्टीरिया को क्या देंगे, पैरासीटामोल दे देंगे। तो पैरासीटामोल से मरेगा ही क्या, नहीं मरेगा, क्योंकि इसके पास क्या है, रेजिस्टेंस है, किसका, पैरासीटामोल का। अगर इस बैक्टीरिया को हम पैरासीटामोल देंगे तो ये वाला इसमें आ गया तो ये बैक्टीरिया जिंदा रह जाएगा, क्या रह जाएगा, लाइव, बच जाएगा तुम्हारा। इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे कि ये वाला जो है इसमें ट्रांसफर हो गया है। इसके पहले जब ये तुम्हारा वेक्टर इसमें नहीं आया था, जब नहीं आया था, तब इसको अगर हम लोग पैरासीटामोल देते थे तो ये बैक्टीरिया क्या हो जाता था, मर जाता था, ठीक है, क्या होता था, मर जाता था। लेकिन अगर ये जिसमें अगर घुस गया तो अपने साथ क्या लाया, पैरासीटामोल का रेजिस्टेंस लाया। अब इस बैक्टीरिया को हम लोग पैरासीटामोल खिलाएंगे तो ये तुम्हारा जिंदा रह जाएगा, समझे। तो ऐसे हम लोग पता नहीं कर सकते, ऐसे पता चल जाएगा। अगर वो बच गया मतलब कि ये वाला इसमें घुस चुका है, और अगर ये मर गया इसका मतलब ये वाला इसमें नहीं घुसा है, समझे। इसको बोलते हैं हम लोग सेलेक्टेबल मार्कर। और समझाने का कोशिश करते हैं, पहले लिखो, आगे बढ़े, लिखो जल्दी लिखो, हो गया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। जो बार बार ट्रांसफॉर्मेशन का बात कर रहा है तो लिखो ट्रांसफॉर्मेशन इज procedure in which transfer of a piece of DNA into host bacterium called transformation.
लिखो, ट्रांसफॉर्मेशन इज ए प्रोसीजर, यानी कि एक प्रोसीजर है इन विच ट्रांसफर ऑफ ए पीस ऑफ डीएनए इनटू होस्ट बैक्टीरियम कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। जिस बैक्टीरिया में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर पाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट्स, है ना। और जिसमें नहीं कर पाए वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। आगे बढ़े, जल्दी लिखो। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, है ना, वेक्टर का। चलो आगे बढ़े। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ना वेक्टर का। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग आते हैं प्लाज्मिड, जो कि नेचुरल है, जो कि क्या होता है, इसके बारे में लिखो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड। सर्कुलर डीएनए, दूसरा विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। दूसरा क्या होता है, ये पैथोजेनिक होता है, जेनिक, या तो वायरुलेंट होता है। कहाँ पाया जाता है, फाउंड इन बैक्टीरिया। चलो अब हम लोग आते हैं PBR 322 पे। इसका फोटो तुम लोग एनसीईआरटी से देख के, दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2, PBR 322। इसका फुल फॉर्म कुछ था, पी मतलब प्लाज्मिड बॉलीवर रॉड्रिगेज। यहां पी का मतलब है बाबू प्लाज्मिड, बी का मतलब है बॉलीवर, आर का मतलब है, बहुत खतरनाक नाम है, रॉड्रिगज। और ये 322 तो पहले से तुम लोग को बताएं, क्या होता है, ऑर्डर ऑफ क्या, क्या नंबर क्या होता था, जैसे हिंद 2 है तो उसमें 2 क्या था, आइडेंटिफिकेशन या फिर डिस्कवरी बताता है ये, ठीक है, डिस्कवर या जो बोलो। अब इसका फोटो बनाना है बाबू, फोटो बनाने का कोशिश करते हैं। सब अलग अलग कलर से बनाएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रुक जाओ भी, हमारे पास तो बहुत सारा कलर है, तुम लोग देख लो अपना।
ये है तुम्हारा टेट्रा साइक्लिन, ये तुम्हारा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, एम्पिसिलिन के पास है तुम्हारा PBU1 PST1। ठीक है, इसके पास है हिंद 2 और है तुम्हारा क्लैभम 1। ये तुम्हारा आता है इकोलाई ICOR1। यहाँ पे होता है BAM1H1 एंड तुम्हारा SAL1। ये है तुम्हारा ROP, ये है तुम्हारा ओराई साइट ORI। यहाँ होता है PBU2 का रिस्ट्रिक्शन। चलो पहले फोटो को बनाइए, उसके बाद इसको समझाते हैं। हाँ, हिंद 3 था। ठीक है, बहुत अच्छा खोज की। चलो थैंक यू। चलो बनाओ पहले सब कोई अच्छे से। ये फोटो तुम लोग को आ सकता है PBR 322 का। इसमें क्वेश्चन बनता है कि कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहां पे है। ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है यहां से यहां तक, और ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है। ठीक है, जो यहां रेजिस्टेंस जीन का बात कर रहे थे ना, पैरासीटामोल का रेजिस्टेंस जीन, इसके पास 2 है, एम्पिसिलिन का और टेट्रासाइक्लिन का। ठीक है, दोनों दवा है। चलो बनाओ, थोड़ा बड़ा बनाना तुम लोग ताकि लिखने में आसानी हो। अच्छा, ये हिंद 3 BAM-H1 SAL-H1 PBU2 या फिर PBU1 PST1 क्लैभम 1, ये सब क्या है? क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है सारे। ठीक है, याद करो फर्स्ट में जब फर्स्ट डिस्कवर हुआ था वो हिंद 2 हुआ था। यहां पे हिंद क्या है? 3 है ना। वहां पे देखो ICOR1, वो भी क्या है? एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना। तो जितने भी तुमको दिख रहे हैं साइड में लिखे हुए वो सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। अंदर में जो रेड कलर का है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन को बता रहा है। ठीक है, हम बताए थे कि वेक्टर के पास रेजिस्टेंस जीन होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेलेक्टेबल मार्कर। यानी सेलेक्टेबल मार्कर इसके पास कितने हैं? नंबर ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर 2। कौन कौन सा? टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन। ठीक है, जो अंदर में लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में, उसको लिख लो तुम लोग बगल में। एम्पिसिलिन है वो और एक टेट्रासाइक्लिन, और दोनों का दोनों सेलेक्टेबल मार्कर है, लिख लो। बोथ आर सेलेक्टेबल मार्कर्स। देखो उसमें दोनों जो एक वेक्टर में होना चाहिए वो सारे चीज है कि नहीं, पहले ढूंढने का कोशिश करो। जो अभी तक हम बताए थे कि वेक्टर में ये होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट दिखाए थे फीचर में कि ओराई साइट होना चाहिए, है इसके पास? है ना, देखो लिखा हुआ नीचे ओराई साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जिसको बोलते हैं। पहला फुलफिल किया, चलो वेक्टर का पहला फीचर ही फुलफिल किया। दूसरा फीचर था कि उसमें आरओपी होना चाहिए, प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन, वो है इसके पास? है या नहीं है? जोर से बोलो। है, देखो बगल में ओराई साइट के बगल में ऊपर में लिखा हुआ आरओपी, प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन।
तीसरा फीचर क्या बताए थे कि एक साइट के लिए एक ही होना चाहिए ना, रिस्ट्रिक्शन साइट एक ही होना चाहिए। ऐसा ढूंढ के बताओ कि एक ही रिस्ट्रिक्शन साइट के लिए दो तुम्हारा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, कहीं ऐसा है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहीं डबल है? एक ही दो? सब देखो अलग अलग है। बैम H1 अलग है, साल1 अलग है। बैम H1 कहीं और दिख रहा है क्या? नहीं, मतलब एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक ही साइट है। वहां पे देखो क्लैव के लिए एक ही है, हिंद थर्ड के लिए एक ही है, पीबी हुआ 1 है, लेकिन यहां पे क्या है नीचे 2 है, वो भी सेम नहीं है, वो अलग अलग है। ठीक है, तो वो तुम्हारा देखो तीसरा फुलफिल किया तुम्हारा पॉइंट को कि हम इसको वेक्टर मान सकते हैं। चौथा पॉइंट क्या होना चाहिए? सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए इसके पास, होना चाहिए कि नहीं? देखो सेलेक्टेबल मार्कर है इसके पास, है कितना है? 2 है। कौन कौन सा? एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। यानी कि ये वेक्टर के लिए सारा का सारा पॉइंट को फुलफिल किया कि नहीं? सारे के सारे फीचर इसमें है, तो इसको हम लोग इसको वेक्टर मान सकते या नहीं मान सकते? मान सकते। एक अच्छा वेक्टर है तुम्हारा, क्योंकि वेक्टर का सारा फीचर इसमें है तुम्हारा। देख लो, इस वेक्टर का नाम क्या है? PBR322। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे अब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेशन इसी के बेसिस पे पढ़ेंगे पूरा, कि किसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे और कब होगा कब नहीं होगा, कैसे होता है नहीं होता है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी इसी को बना लो सिर्फ अच्छे से, कल इसी स्लाइड को लाएंगे। ठीक है, और इसी से समझाएंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन कब बोलेंगे कब नहीं बोलेंगे, कैसे ये तुम्हारा सेलेक्टेबल मार्कर काम करता है और कैसे नहीं करेगा, वो देखेंगे हम लोग कल। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।